डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिसेप्टर और रिसेप्टर सेंस ऑर्गन्स भी कह रहे हैं। एनसीईआरटी में दो मेजर रिसेप्टर है, आईज और ईयर्स। लेकिन क्वेश्चन जो आता है नीट में वो आई और ईयर के अलावे भी जो रिसेप्टर्स हैं उनके बारे में भी पूछा जाता है। ये बहुत पहले से इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन एनसीईआरटी में मेंशन नहीं करता है। बीच में एक एनसीईआरटी में थोड़ा माइनर रिसेप्टर करके लिखा हुआ था। तो रिसेप्टर को पहले अगर हम लोग डिफाइन करें तो नाम से ही मालूम हो रहा है, रिसेप्टर यानी विच रिसीव्स समथिंग। रिसेप्टर कहने का मतलब है जो रिसीव कर रहा है। तो रिसीव क्या करता है? तो इट रिसीव्स द स्टिमुलस। रिसेप्टर रिसीव्स द स्टिमुलस। तब मामला आता है कि स्टिमुलस क्या है। तो स्टिमुलस इज एनी चेंज और एक्साइटेशन और डिस्टर्बेंस इन द इन्वायरमेंटल फैक्टर। हम लोगों के आसपास जो सराउंडिंग है उसमें कोई भी चेंज, कोई भी डिस्टर्बेंस अगर आता है उसके नेचर में, तो दैट मे बी कंसीडर्ड एज स्टिमुलस। और इन्वायरमेंट को डिफाइन करते हैं मेल्जर ने इन्वायरमेंट को पहली बार डिफाइन किया था। एंड अकॉर्डिंग टू मेल्जर, environment is the sum of abiotic and biotic factors surrounding an organism, and not only surrounding but also influencing the same. तो मेल्जर ने कहा था कि environment जो वातावरण कहते हैं, it is the sum of abiotic and biotic factor. अब abiotic factor में दोनों आ जाता है, फिजिकल और केमिकल फैक्टर। जैसे लाइट है, हीट है, ये सब फिजिकल है। बहुत सारे केमिकल फैक्टर है, सॉइल है, वाटर है। तो ये सब सारा फैक्टर है एबायोटिक, यानी जो नॉन लिविंग है। और दूसरा फैक्टर है बायोटिक। बायोटिक फैक्टर में कहने का मतलब है जो लिविंग है। तो हम लोगों के आसपास जो बायोटिक फैक्टर्स हैं उनमें फ्लोरा एंड फाउना, फ्लोरा यानी प्लांट्स और फाउना एनिमल्स। तो इन सब से मिलकर बनता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर दोनों हैं, लेकिन इससे हम लोग इन्वायरमेंट नहीं कहेंगे। सिर्फ एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर हम लोगों के आसपास मौजूद है तो उसको हम लोग अपना इन्वायरमेंट नहीं कहेंगे। इन्वायरमेंट कहलाने के लिए जरूरी है कि ये फैक्टर ऑर्गेनिज्म को प्रभावित भी करता है। यानी environment is the sum of abiotic and biotic factors which surround an organism and also influence the same. तो जब वातावरण में कोई भी फैक्टर है उसमें उसका अगर प्रभाव पड़ता है ऑर्गेनिज्म पे, हम लोग यहाँ बात करें ह्यूमन पे, तो जाहिर सी बात है कि एनिमल्स में भी उसके लिए उसको रिसीव करने का, उस फैक्टर को रिसीव करने के लिए कुछ होना चाहिए, पता लगना चाहिए कि किस तरह का फैक्टर है और क्या प्रभाव डाल रहा है। तो ऑल दोज स्ट्रक्चर्स which receive the stimulus are known as receptors. हर वो स्ट्रक्चर जो स्टिमुलस को रिसीव करता है उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं रिसेप्टर। नाउ रिसेप्टर्स में बी अ सेल। रिसेप्टर एक सेल भी हो सकता है, इट मे बी अ टिश्यू और इट मे बी एन ऑर्गन। तो ये नहीं समझना है कि सिर्फ कोई ऑर्गन होगा, आई और ईयर, तो वही रिसेप्टर होगा। हम लोगों के बॉडी का एक सिंगल सेल भी रिसेप्टर हो सकता है। तो रिसेप्टर कहलाने के लिए जरूरी है विच रिसीव्स द स्टिमुलस, एंड स्टिमुलस इज एनी चेंज और डिस्टर्बेंस इन द इन्वायरमेंटल फैक्टर। नाउ अब अगर कोई रिसेप्टर है और जैसे ही वो स्टिमुलस को रिसीव करेगा
तो वो खुद भी डिस्टर्ब हो जाए। मान लीजिए कि ये कोई रिसेप्टर है और ये कोई स्टिमुलस है, जैसे ही ये स्टिमुलस इस पे एक्ट करेगा, द रिसेप्टर विल इटसेल्फ गेट डिस्टर्ब, ये खुद भी डिस्टर्ब हो जाएगा। और रिसेप्टर से लगा होता है सेंसरी न्यूरॉन, तो ये एक स्टिमुलस है, ये एक्ट कर रहा है इस रिसेप्टर पे, रिसेप्टर डिस्टर्ब हो गया, रिसेप्टर का डिस्टरबेंस ये रिसीव किया गया बाय सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन कहने का मतलब है जो इंपल्स ले जा रहा है ब्रेन की ओर, तो ये अब इंपल्स जनरेट करेगा, सेंसरी इंपल्स। आफ्टर रिसीविंग डिस्टरबेंस और एक्साइटेशन फ्रॉम दिस receptor, the sensory neuron will itself get disturbed, and that disturbance is called depolarization or impulse. जब भी कोई स्टिमुलस एक्ट करेगा किसी भी रिसेप्टर पे, तो रिसेप्टर खुद डिस्टर्ब हो गया। अब रिसेप्टर से कनेक्टेड है सेंसरी न्यूरॉन, तो वो डिस्टर्बेंस या एक्साइटेशन मिलेगा सेंसरी न्यूरॉन को। और हम लोग आगे नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे कि जब भी न्यूरॉन को एक्साइटेशन मिलता है, न्यूरॉन डिस्टर्ब हो जाता है, उसी के लिए हम लोग कहते हैं डीपोलराइजेशन, और उसी को कहते हैं इम्पल्स। इम्पल्स यानी बायो इलेक्ट्रिसिटी। तो इम्पल्स जनरेट हुआ, बायो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, और वो कंडक्ट हो गया ब्रेन को। अब ब्रेन ये एनालाइज करेगा, ये स्टिमुलस है क्या, इसका नेचर क्या है, और इस स्टिमुलस के लिए कैसा रिस्पॉन्स देना है। इट विल बी डिसाइडेड बाय द ब्रेन, एंड अकॉर्डिंगली जो भी डिसीजन लेगा ब्रेन, दैट विल बी कन्वेड टू द इफेक्टर्स थ्रू द मोटर न्यूरॉन, और वो जो ऑर्डर आएगा इफेक्टर को, दैट ऑर्डर विल बी इन द फॉर्म ऑफ मोटर इम्पल्सेस। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों के शरीर के आसपास जो वातावरण है, उसमें कोई भी घटना घट रही है, कोई भी चेंज आ रहा है, कोई भी डिस्टरबेंस हो रहा है, तो उससे हम लोगों के ब्रेन को अवगत कराना, उसको मतलब बताना ब्रेन को कि कोई घटना घट रही है, यह काम होता है रिसेप्टर का। तो रिसेप्टर रिसीव्स एनी डिस्टरबेंस और एक्साइटेशन और चेंज इन द एनवायरमेंटल फैक्टर, and after receiving this disturbance, the receptor itself gets disturbed, and the disturbance or excitation of the receptor is passed to the sensory neuron, which is connected to the receptor. Sensory neuron gets disturbed, and disturbance in the sensory neuron is called depolarization, and it is conducted to the brain in the form of sensory impulses. Brain analyzes the nature of the stimulus and accordingly plan the response, and the response or order is conveyed to the effector. Effector mostly these are the muscles ही काम करने वाला है, तो muscles को order जाता है in the form of motor impulses. तो अब imagine कीजिए कि अगर हम लोगों के बॉडी के अंदर ये रिसेप्टर नहीं हो, तो हम लोगों के शरीर के आसपास जो वातावरण है, उसमें कोई भी घटना घटेगी, कोई भी चेंज होगा, तो हम लोगों का ब्रेन को वो खबर नहीं मिलेगा, और ब्रेन को ही जब मालूम नहीं होगा, तो हम लोगों का बॉडी उसके लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। अब जितने तरह के स्टिमुलाई हो सकते हैं, नेचर में, उतने तरह का रिसेप्टर हम लोगों के बॉडी में मौजूद है। और ये रिसेप्टर कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिसेप्टर हैं और कहाँ पे हैं या कैसे हैं, यही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिर से समझ लें, रिसेप्टर इट मे बी अ सेल, और इट मे बी अ टिश्यू, और इट मे बी एन ऑर्गन। एक्चुअली ये नाम दिया गया रिसेप्टर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर। Receptor receives the stimulus, and stimulus is any change or excitation or disturbance in the environmental factor. When the receptor receives the stimulus, it itself gets disturbed. वो खुद ही disturb हो गया, and the disturbance in the receptor is passed to the sensory neuron connected to the base of the receptor, and sensory neuron becomes disturbed. That condition is called depolarization or impulse. Means bioelectricity generate होगा, that will be conducted to the brain. Brain will analyze the nature of the response and will plan the response accordingly.
which will be conveyed to the effector through the motor neuron. तो अगर ये रिसेप्टर नहीं हो तो हम लोगों के ब्रेन को कोई भी खबर नहीं मिलेगा और ब्रेन उसके लिए रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा. तो होल इफिशियंसी ऑफ द ब्रेन or whole efficiency of our cerebrum or the whole brain is simply due to these receptor. अगर रिसेप्टर नहीं है तो ब्रेन अकेला कुछ कर ही नहीं सकता. ब्रेन को जब इंफॉर्मेशन मिलेगा ही नहीं तो ब्रेन उसके लिए रिस्पॉन्स क्या देगा. अब मान लीजिए एक रिसेप्टर है फोटो रिसेप्टर, फोटो फॉर लाइट. द फोटो रिसेप्टर दीज आर द आईज. आईज अगर फंक्शनल नहीं है, आईज अगर काम नहीं कर रहा है, डैमेज हो गया, यानी पर्सन ब्लाइंड है, और अगर वो रोड पे जा रहा है और उधर से कोई बाइक आ रही है बहुत स्पीड से दाएं बाएं करते हुए, तो पर्सन उसको देख नहीं पाएगा. हाँ, उस बाइक का आवाज सुनेगा उसका दूसरा रिसेप्टर ईयर, और उससे वो अपने आप को बचा लेगा. लेकिन अगर आईज अगर होता, वो देखता कि बाइक कैसी है, किस कलर की है, किस मॉडल का है, कौन उसको ड्राइव कर रहा है, किधर से आ रहा है, वो कैलकुलेट करता, कितना डिस्टेंस है, मेरे तक पहुंचने में क्या समय लगेगा, उस हिसाब से वो प्लान करता है कि कब हमको राइट या लेफ्ट जाना है या कब जंप करना है उससे बचने के लिए. तो अगर आईज नहीं है तो ईयर से काम चला रहा है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा. अब मान लीजिए ईयर भी उसका फंक्शनल नहीं है, आईज और ईयर दोनों फंक्शनल नहीं है, तब तो पूरी बीच रोड में चला जाएगा और बाइक आएगा भी उसको कुछ पता नहीं चलेगा और धक्का लगेगा. तो हम लोग जो हर दिन सुबह से रात तक जो भी रिस्पांस देते हैं किसी भी चीज के लिए, जो रिस्पांस या हम लोग का जो जवाब होता है या जो हम लोगों का रिएक्शन होता है, वो सिंपली होता है इन्हीं रिसेप्टर के कारण. अगर रिसेप्टर नहीं हो तो ब्रेन को कोई काम ही नहीं है, ब्रेन तो रिलैक्स हो गया, कुछ आसपास क्या घट रही है, क्या हो रहा है वो पता ही नहीं चलेगा. इसलिए हमने ये कहा है या हम असाइनमेंट में भी लिखवाया है कि द होल इफिशियंसी ऑफ द ब्रेन, ऑफ कोर्स हम लोग ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन ब्रेन कहेंगे, इज मेनली ड्यू टू दीज रिसेप्टर्स. तो अब आप रिसेप्टर के बारे में समझ चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जितना इंपॉर्टेंट नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और नर्व, उससे कहीं कम ये नहीं. अब इसमें एनसीईआरटी क्या किया, आईज और ईयर दिया, बाकी नहीं ये भी बताया. तो अब हमने अभी एक वर्ड यूज किया था कि रिसेप्टर एक सेल भी हो सकता है, एक टिश्यू भी हो सकता है, एक ऑर्गन भी हो सकता है. तो अगर रिसेप्टर ऑर्गन है तो ऑब्वियसली वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, ज्यादा विकसित है, तो उसको हम लोग सेंस ऑर्गन कहते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में है. सेंस ऑर्गन में दो है, आईज और ईयर. लेकिन अगर वो ऑर्गन नहीं है, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, सिंपल है, यानी टिश्यू के फॉर्म में है, या हो सकता है एक सिंगल सेल के फॉर्म में हो, तो क्या उसको रिसेप्टर नहीं माने? उसको भी मानेंगे. तो उसको हम लोग कहेंगे माइनर रिसेप्टर. तो देयर आर टू मेजर कैटेगरीज ऑफ रिसेप्टर्स, माइनर एंड मेजर. Minor receptors less organized, major receptors well organized, present in the form of organ. तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे माइनर रिसेप्टर. अब उसके पहले एक चीज और डिस्कस करेंगे. ये जितने भी रिसेप्टर्स हैं सबका तो नाम दिया जाता है. तो नामकरण का, नॉमेनक्लेचर का, नेमिंग का दो आधार है. एक तो वो रिसेप्टर कहाँ पे है, यानी पोजीशन और लोकेशन ऑफ द रिसेप्टर, और दूसरा द नेचर ऑफ स्टिमुलस विच द रिसेप्टर इज रिसीविंग. यानी किसी भी रिसेप्टर के नामकरण में दो इंपॉर्टेंट चीज है. पहला कि वो रिसेप्टर है कहाँ, बॉडी के कहाँ, किस पार्ट में है, कैसे है, और दूसरा कि वो किस तरह के स्टिमुलस को रिसीव करता है, उसके आधार पर नामकरण. अब देखिए डिफरेंट टाइप्स रिसेप्टर्स हैं, आपके असाइनमेंट में लिखा भी हुआ है, देखा भी होगा आपने. जैसे एक है टेली रिसेप्टर. टेली, तो टेली वर्ड आता है डिस्टेंस के लिए. टेली मतलब दूर का चीज,
TELE, टेली वर्ड लगा दिया तो दूर का चीज, तो उसी से बना है टेलीविजन। विजन यानी जो दूर के चीज को देख रहे हैं, तो टेलीविजन। टेलीग्राफ जहां लिख रहे हैं, एक आपका ऐप भी है टेलीग्राम, तो टेली का मतलब हो गया दूर का चीज। तो अगर कोई रिसेप्टर बहुत दूर के स्टिमुलस को, बहुत दूर से किसी स्टिमुलस को रिसीव कर सकता हो, if a stimulus or if a receptor receives the stimulus from far distance, then such receptors may be considered as telereceptors. ऐसे रिसेप्टर जो स्टिमुलस को बहुत दूर से रिसीव कर ले, डिटेक्ट कर ले, तो वैसे रिसेप्टर को कहेंगे टेली रिसेप्टर। जैसे हम लोगों का आईज बहुत दूर की चीज को देख लेते हैं, टेली रिसेप्टर है। ईयर है, बहुत दूर भी कोई आवाज होती है तो सुनाई पड़ जाती है, ये भी टेली रिसेप्टर है। नोज, कहीं दूर कहीं कुछ स्मेल है और बहुत दूर से स्मेल को डिटेक्ट कर लेते हैं, इट इज टेली रिसेप्टर। तो ये कोई फिक्स नहीं कि कौन टेली रिसेप्टर है कौन नहीं, एक कैटेगरी है जिसमें हम लोग कहते हैं कि टेली रिसेप्टर। टेली रिसेप्टर यानी इट रिसीव्स स्टिमुलस फ्रॉम फार डिस्टेंस। अब उसके एग्जांपल में हमने आपको बता दिया कि ये आईज है, ईयर है, सो ऑन। तो दीज आर टेली रिसेप्टर। नाउ बॉडी के बाहर के सरफेस पे है, पेरिफेरल पार्ट में है, या बॉडी के अंदर में है, इसके आधार पे भी फिर दो टाइप है। तो एक तो है सोमैटो रिसेप्टर। सोमैटो रिसेप्टर कहेंगे तो प्रेजेंट इन द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के बाहर की ओर है, बाहरी सरफेस पे है, तो उसको सोमैटो रिसेप्टर। और दूसरा विसरल रिसेप्टर। विसरल रिसेप्टर या इंटरनल रिसेप्टर वो बॉडी के अंदर है। तो ऑब्वियसली सोमैटो रिसेप्टर्स अगर आप सोचिए, सोमैटो रिसेप्टर जो बॉडी के सरफेस पे है, बाहर है, तो आइज कहाँ पे है? शरीर के बाहर है, इसको हम लोग सोमैटो रिसेप्टर भी कह सकते हैं। आइज को सोमैटो रिसेप्टर भी कह सकते हैं बिकॉज इट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। इसको टेली रिसेप्टर भी कह सकते हैं बिकॉज दूर से स्टिमुलस को रिसीव कर रहा है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सटेरो रिसेप्टर। एक्सटेरो रिसेप्टर यानी विच रिसीव्स द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो बॉडी के बाहर के स्टिमुलस को, एक्साइटेशन या डिस्टर्बेंस को रिसीव करता है, उसके लिए टर्म है एक्सटेरो रिसेप्टर्स। एंड ऑब्वियसली ऑल द एक्सटेरो रिसेप्टर्स आर सोमैटो रिसेप्टर्स। ये जो एक्सटेरो रिसेप्टर्स हैं उनका पोजीशन कहाँ पे होगा? बॉडी के आउटर पार्ट में। तो सोमैटो रिसेप्टर्स आर ऑल एक्सटेरो रिसेप्टर्स, दे रिसीव एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो अभी एग्जांपल में कहा आईज है, आइज को हम लोग टेली रिसेप्टर भी कह सकते हैं, दूर से रिसीव कर रहा है। सोमैटो रिसेप्टर कह सकते हैं बिकॉज बॉडी के आउटर पार्ट में है। एक्सटेरो रिसेप्टर कह सकते हैं बिकॉज ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिसीव कर रहा है। और फोटो रिसेप्टर कह सकते हैं बिकॉज ये लाइट स्टिमुलस को रिसीव कर रहा है। तो आप देखिए ये जो नोमेनक्लेचर है बहुत सारे चीजों पे निर्भर कर रहा है, इसलिए कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि हम लोग आइज को फोटो रिसेप्टर ही कहेंगे। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन में दिया रहे कि द आईज आर, द ह्यूमन आईज आर, ऑप्शन में रहे फोटो रिसेप्टर, सेकेंड रहे टेली रिसेप्टर, थर्ड रहे सोमैटो रिसेप्टर और फोर्थ रहे ऑल द एबव। आंसर है ऑल द एबव। आप तो एक याद तो दिमाग में सेट करके जा रहे हैं कि ये तो आईज है, फोटो रिसेप्टर लगा दिया, आंसर गलत हो जाए। अब ये सोचा नहीं कि टेली रिसेप्टर क्या है, सोमैटो रिसेप्टर क्या है, सोमैटो नहीं एक्सटेरो रिसेप्टर क्या देगा, तब भी वही बात है। एनीवे, तो ये हो गया सोमैटो रिसेप्टर विच आर आल्सो एक्सटेरो रिसेप्टर, दे रिसीव एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब दूसरा देखें तो विसरल रिसेप्टर एंड दे आर आल्सो कॉल्ड इंटेरो रिसेप्टर। इंटेरो रिसेप्टर बिकॉज दे रिसीव इंटरनल स्टिमुलाई। विसरल रिसेप्टर तो इसलिए कहा कि वो बॉडी के अंदर है, विसरल ऑर्गन में है। और इंटेरो रिसेप्टर इसलिए कहा कि वो बॉडी के अंदर से स्टिमुलस को, इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। मान लीजिए कि किसी के पेट में दर्द हो रहा है,
एब्डोमिनल पेन है, तो उसके साथ जो बैठा हुआ लोग पर्सन है उसको कैसे मालूम होगा कि इसको दर्द हो रहा है? वो तो वही महसूस कर रहा है कि हमको बॉडी के किस पार्ट में दर्द हो रहा है। बाहर अगर हो कटा फटा तो दिख भी जाएगा, बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम है वो तो वही उस पर्सन को पता है कि कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है हमको। उसको मालूम है कि किस ऑर्गन में कहाँ पे पेन है, कहाँ पे प्रॉब्लम। तो कैसा स्टिमुलस है? दैट इज इंटरनल स्टिमुलस। उसको और इंटरनल स्टिमुलाई है, यानी बॉडी के अंदर का स्टिमुलस है, एक्साइटेशन या डिस्टरबेंस है, और उसको रिसीव करने वाले को कहेंगे इंटेरो रिसेप्टर। और चूंकि वो बॉडी के अंदर है तो इंटरनल रिसेप्टर भी कह सकते हैं, विसरल ऑर्गन में है तो विसरल रिसेप्टर भी कह सकते हैं। मान लिया कोई कहता है कि एसिडिटी हो गया, एसिडिटी, इसी तो उसके बगल वाले को क्या पता कि उसको एसिडिटी है, उसका उसका जलन हो रहा है पेट में, वो तो उसी को पता है। वो वहां पे कीमो रिसेप्टर है एलिमेंट्री कैनाल के वॉल में जो डिटेक्ट कर रहा है। अंदर में कोई पेन हो रहा है तो अल्जेसी रिसेप्टर है जो महसूस कर रहा है, तो उसको मालूम हो रहा है। तो हम तो इसका मतलब है कि देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन as well as on the basis of the sources of stimuli. स्टिमुलाई का क्या सोर्स है और वो कहां पे है, उसके आधार पे दो टाइप। फर्स्ट, सोमैटो रिसेप्टर which are also called external receptor और एक्सटेरो रिसेप्टर, they receive external stimuli। और दूसरा है इंटेरो रिसेप्टर और विसरल रिसेप्टर और इंटरनल रिसेप्टर and they receive internal stimuli। तो ये हो गया, दूर से रिसीव किया तो टेली रिसेप्टर। नाउ एक जैसे हमने का ये कहा कि बस जो भी आपका रिसेप्टर है वो उसका नाम उसके काम को बता देता है। अब जैसे एक रिसेप्टर है मैकेनो रिसेप्टर, वो सब एंसाइनमेंट में भी है मैकेनो रिसेप्टर। तो मैकेनो रिसेप्टर नाम से मालूम है द रिसेप्टर विच रिसीव मैकेनिकल स्टिमुलस। जो मैकेनिकल स्टिमुलाई को रिसीव करता है तो हम लोग कहते हैं मैकेनो रिसेप्टर है, मैकेनिकल नेचर, फिजिकल स्टिमुलाई को रिसीव कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि टच है, पेन है, लाइट है, ये सब रिसीव कर रहे हैं, साउंड रिसीव कर रहे हैं, तो दीज आर मैकेनो रिसेप्टर्स। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि द आईज आर मैकेनो रिसेप्टर, मैकेनिकल स्टिमुलाई को रिसीव कर रहा है। इसलिए कहा कि बहुत इस पर सावधानी से क्वेश्चन बनाने की जरूरत होती है। अब देखें प्रोप्रायो रिसेप्टर, अक्सर ये टर्म आता है फिजियोलॉजी में, प्रोप्रायो रिसेप्टर लिखा भी है। प्रोप्रायो रिसेप्टर्स आर आल्सो कंसीडर्ड एज फ्लोटिंग रिसेप्टर्स। क्वेश्चन भी आ चुका है, फ्लोटिंग रिसेप्टर्स। फ्लोटिंग कहने का मतलब है कि वो अपनी जगह पे स्थिर नहीं है, वो थोड़ा बहुत दाएं बाएं आगे पीछे मूव करता है, फ्लोटिंग रिसेप्टर, यानी दे चेंज देयर पोजीशन, और इसलिए उसको प्रोप्रायो रिसेप्टर कहते हैं। सबसे ज्यादा होता है हम लोगों के लिगामेंट में होता है, टेंडन में होता है, पेरियोस्टियम में होता है विच इज द आउटर पार्ट ऑफ द बोन, जो आगे डिस्कस करेंगे, प्रोप्रायो रिसेप्टर। अब स्टिमुलस देखते जाइए और उसके हिसाब से रिसेप्टर का नाम मालूम होता जाएगा। जैसे फिर रिपीट कर रहे हैं, फोटो रिसेप्टर आईज है, फोनो रिसेप्टर ईयर है, ऑल्फैक्टो रिसेप्टर ये स्मेल रिसीव करने वाला, ये ऑल्फैक्टो रिसेप्टर स्मेल रिसीव कर रहा है, निडेरियन मेम्ब्रेन आगे बात करेंगे। गस्टेटो रिसेप्टर टेस्ट रिसेप्टर कहते हैं, जो फूड वगैरह के या किसी चीज के टेस्ट को हम लोग रिसीव करते हैं, उसके लिए भी रिसेप्टर है टंग के ऊपर, जीभ के ऊपर, उसको गस्टेटो रिसेप्टर कहते हैं। पेन रिसेप्टर, कहीं जा रहे हैं, चुभ गया, दर्द हो रहा है, दूसरे को नहीं पता, हमको मालूम है मेरे देह हाथ में दर्द हो रहा है, मसल दर्द कर रहा है, तो हमको पता है। ये क्यों पता है, मेरे ब्रेन को क्यों मालूम है? बिकॉज वहां पे पेन रिसेप्टर्स हैं, अल्जेसी रिसेप्टर हैं, वहां पे मसल में, स्किन में, बोन में, हर जगह मौजूद है। जहां भी
दर्द, जहां भी चोट पहुंचेगा या कोई प्रॉब्लम आएगा वहां ये रिसीव करेगा पेन को और ब्रेन को इन्फॉर्म कर देगा। तो ब्रेन को पता हो गया कि बॉडी का किस हिस्से में और कैसा दर्द है। तो अल्जेसी रिसेप्टर, पेन रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर कहेंगे तो इट रिसीव्स द केमिकल स्टिमुलाई, कीमो रिसेप्टर। रियो रिसेप्टर, RHEO, रियो रिसेप्टर, इट रिसीव्स द वाटर करंट, वाटर करंट को रिसीव करता है। अब वाटर करंट क्या है आप समझ लेंगे। मान लीजिए कि तालाब या झील या नदी के किनारे गए और किनारे में जाके अपने हाथ या फिंगर को पानी में डाल दिए, आंख बंद है, आंख बंद करके बैठ गए और फिंगर या हाथ को पानी में डाल दिए। आपको पानी के बहाव का जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है वो पता चल जाए। ये भी पता चल जाएगा कि पानी का फ्लो शांत है, लैमिनर फ्लो है यानी पैरेलल फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, या जिगजैग फ्लो, डिस्टर्बेंस है, ये भी आपको पता चल जाएगा, जबकि आप देख नहीं रहे, सिर्फ आपका हाथ उसके अंदर है। वो इसलिए कि हम लोगों के स्किन में रियो रिसेप्टर है जो वाटर के फ्लो को या वाटर करंट को रिसीव करता है। अब जाइए, ठीक है, तालाब झील नदी के किनारे मत जाइए, रिस्की भी है, नल है सब जगह, आंख बंद करके नल खोलिए, आंख बंद करके अपने फिंगर को या वहां पे हाथ को रखिए, आपको मालूम हो जाएगा कि पानी का बहाव कैसा है, ज्यादा फोर्स के साथ गिर रहा है या धीमा गिर रहा है। वो कैसे मालूम हो गया? आंख तो आपका बंद है लेकिन महसूस कैसे हो गया? बिकॉज उस वाटर करंट को रिसीव करने वाला रियो रिसेप्टर मौजूद है स्किन में, वो डिटेक्ट कर लिया, रियो रिसेप्टर। देन प्रेशर रिसेप्टर, प्रेशर कहा जाता है जैसे दबाव को, कहीं पे दबाव पड़ रहा है बॉडी में तो हम लोग को महसूस हो रहा है कि यहाँ पे कोई दबाव कर रहा है, दबाव हो रहा है, तो पता चलता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी डिटेक्ट करते हैं। उसी तरह टच रिसेप्टर, टैक्टाइल या टैंगो रिसेप्टर भी कहते हैं। टैक्टाइल टर्म आता है टच के लिए, उसी के लिए टैंगो वर्ड भी यूज करते हैं। तो टैक्टाइल रिसेप्टर या टैंगो रिसेप्टर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्शन ऑफ टच। अब उसमें भी है, कोई हल्के से टच किया, आप बैठे हुए हैं, पीठ के पीछे कोई हल्का सा कुछ चीज टच कर गया, मालूम हो जाता है, भले सर नहीं घूमेगा लेकिन पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ टच कर रहा है। तो इट इज ड्यू टू द टैक्टाइल रिसेप्टर जो पूरे स्किन में है, बॉडी के हर पार्ट में स्किन में है, जैसे बॉडी से कहीं भी कुछ भी टच होगा मालूम होता है। तो ये ड्यू टू टैक्टाइल। अब ब्रेन तो देखते हैं, ब्रेन को क्या पता, आंख से घूम के तो देख नहीं रहे क्या टच कर रहा है, लेकिन ब्रेन को इंफॉर्मेशन चला गया। उसके लिए जो एजेंट है टैक्टाइल रिसेप्टर, टच रिसेप्टर, वो इन्फॉर्म कर दिया। तो इससे आसानी होती है ब्रेन को किसी भी चीज को समझने में और रिस्पॉन्स देने में आसानी होती है। तो टैक्टाइल रिसेप्टर है, रियो रिसेप्टर है, प्रेशर रिसेप्टर है। अब अल्जेसी रिसेप्टर है जो पेन रिसेप्टर का है, लाइट अगर है तो फोटो रिसेप्टर है, साउंड है तो फोनो रिसेप्टर है, स्मेल है तो ऑल्फैक्टो रिसेप्टर है, अगर टेस्ट है तो गस्टेटो रिसेप्टर है। दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। बाकी बहुत सारा रिसेप्टर वहां पे आपके असाइनमेंट में लिखा हुआ है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि रिसेप्टर का जो नॉमेनक्लेचर है वो, उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो वो कहाँ पे है और दूसरा किस तरह के स्टिमुलस को रिसीव कर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब जैसे मान लीजिए कि अभी गर्मी का मौसम था, गर्मी जा रही है, तो हम लोग को बहुत गर्मी लगती थी। स्टूडेंट भी क्लास में आते ही पहला पहला उनका एक्शन है कि स्विच ऑन करें फैन का। तो ये क्यों, कैसे पता चला कि गर्मी है? तो इसलिए कि वहां पे बॉडी में, स्किन में कैलो रिसेप्टर है। कैलो टर्म आता है हीट के लिए, कैलो, CALO, कैलो फॉर हीट। तो जब ज्यादा गर्मी होती है तो हम लोगों का कैलो रिसेप्टर उसको रिसीव करता है। कैलो रिसेप्टर का क्या नाम है, कैसे है, वो आगे बात करेंगे। स्किन में है क्यूटेनियस रिसेप्टर। हाँ, एक बात और है
कि अगर रिसेप्टर्स स्किन में है तो फिर एक नाम है क्यूटेनियस रिसेप्टर। क्यूटिस टर्म आता है स्किन के लिए, क्यूटिस फॉर स्किन। और स्किन में दोनों पार्ट है, इपिडर्मिस और डर्मिस। तो ये रिसेप्टर इपिडर्मिस में भी हो सकते हैं और कुछ रिसेप्टर डर्मिस में भी हो सकता है, बट ओवरऑल दे आर प्रेजेंट इन द स्किन, इसलिए क्यूटेनियस रिसेप्टर तो उसी में है, कैलो रिसेप्टर भी है। तो मालूम हो गया। अब ब्रेन को पता चला कि गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो ऑर्डर दिया हाथ को, इस स्विच का ऑन करो, फैन का स्विच ऑन हो गया, अपना थोड़ा राहत मिल गई। अभी ठंड आएगा, तो ठंडा आएगा तो फिर आपको पता चलेगा कि कितना ठंड है। तो वो भी इसलिए कि स्किन में फ्रिजिडो रिसेप्टर है। फ्रिजिड टर्म आता है कोल्ड के लिए, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर, फ्रिजिडो रिसेप्टर। तो कैलो रिसेप्टर, फ्रिजिडो रिसेप्टर, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। हमने इसलिए शुरुआत में ही कहा इंट्रोडक्शन में कि जितने तरह का भी स्टिमुलाई हो सकता है नेचर में, यानी इन्विरॉन्मेंट में जितने तरह का डिस्टरबेंस हो सकता है, उतने तरह के डिस्टरबेंस को रिसीव करने के लिए हम लोगों में उतने तरह का रिसेप्टर मौजूद है। और यही ब्रेन को हर चीज से के बारे में जानकारी देता है। अब हम लोग माइनर रिसेप्टर पहले डिस्कस करेंगे। माइनर रिसेप्टर में तो हम लोग डिस्कस करेंगे लैटरल लाइन सिस्टम। दूसरा जो यहाँ डायग्राम भी बनाया हुआ है, लैटरल लाइन सिस्टम। उसके बाद डिस्कस करेंगे एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी, यहाँ बनाया आपके तो डायग्राम, आपका तो बना ही हुआ असाइनमेंट में, ये जस्ट समझाने के लिए ऐसे बनाया है। एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी, यहाँ पे है नीटेरियन मेम्ब्रेन जिसको अल्फैक्टो रिसेप्टर कहते हैं, स्मेल रिसीव करेगा। ये जैकॉब्सन ऑर्गन है जो हम लोगों में नहीं है, लेकिन बहुत सारे कार्निवोर्स में, इंसेक्टिवोर्स वगैरह में है, फ्रॉग में भी है, रैबिट में भी है। ये जैकॉब्सन ऑर्गन है, देखिए एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, ये लीफ के पत्ती के जैसा लगता है। और ये है टेस्ट बर्ड, गस्टेटो रिसेप्टर। और ये एक डायग्राम बनाया है कि टेस्ट बर्ड कहाँ कहाँ कैसे है, टंग के ऊपर क्या पोजीशन है। तो अभी 1 मिनट ब्रेक के बाद फिर हम लोग करते हैं।